हाइड्रोलिसिस हो रहा था ना। चलो, साल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या क्या हो गया था? 2 पार्ट हुआ था। चलो देख लो जरा सा कौन सा हुआ था, जरा सा बताओ। साल्ट हाइड्रोलिसिस की बात चल रही थी। साल्ट हाइड्रोलिसिस में बताया होगा कि होता क्या है। पहले साल्ट हाइड्रोलिसिस सब हो गया था और उसके बाद डिस्कशन किया था। 3 तरीके की साल्ट हाइड्रोलिसिस बतानी थी, जिसमें कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से यदि साल्ट बनता है तो साल्ट हाइड्रोलाइज होता है, और यदि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से कोई साल्ट बनता है तो भी हाइड्रोलाइज होता है। और यदि कोई साल्ट हमारा वीक एसिड और वीक बेस से बनता है तो भी हाइड्रोलाइज होता है। लेकिन ऐसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता। ठीक, ये साल्ट हाइड्रोलिसिस की बात हो गई थी, जिसमें शायद हमें लग रहा है कि 2 पार्ट हो गया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाइड्रोलिसिस ऑफ केटायन बताया था। केटायन जब भी हाइड्रोलाइज होता है साल्ट सॉल्यूशन ऑलवेज, यदि कभी भी केटायन हाइड्रोलाइज हो तो साल्ट सॉल्यूशन ऑलवेज एसिडिक होता है। क्यों होता है पता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+। ये लिखा है, सब लिखवा भी दिया था। और जब भी एनायन हाइड्रोलाइज हो तो साल्ट सॉल्यूशन ऑलवेज बेस है, BH7 से ज्यादा। और यदि केटायन एनायन दोनों जब हाइड्रोलाइज हो, बहुत महत्वपूर्ण बात है, यदि साल्ट में 2 पार्ट हैं केटायन और एनायन, यदि दोनों पार्ट हाइड्रोलाइज हो तो आपका ना वो साल्ट सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा एसिड के और बेस के केबी पर डिपेंड करता है कि एसिड का के क्या है, बेस का केबी। यदि एसिड का के और बेस का केबी बराबर है तो जो साल्ट बना एसिड बेस से बना हो। पता लगा कि उसमें जो एसिड यूज हुआ है साल्ट बनाने में, जो एसिड यूज हुआ उसका के चलो ठीक और जो हो गया। बेस है उसका के भी यदि बराबर, फिर ऐसा साल्ट सोल्यूशन ऑलवेज क्या होगा, न्यूट्रल। ये सब कंडीशन ये लिखवाए थे, नोट करवा दिया होगा। उसके बाद हम लोगों को आगे लास्ट एक आर्टिकल, हाँ नॉर्मल ये पढ़ाया था कि नॉर्मल साल्ट के टाइप बताया था। तो 3 तरीके से डिस्कशन किया था कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस से नॉर्मल साल्ट पहचान लेंगे आप। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वो जो साल्ट बनता है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो, सॉरी वो हाइड्रोलाइज नहीं। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है ये बता दिया था। फिर साल्ट हाइड्रोलिसिस की प्रॉब्लम है तो उसको पहचानेंगे कैसे ये भी बताया था। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का देखो सारा केस हो गया होगा, नहीं लिखवा दिया था। ये सब नोट करा दिया था, सारे फार्मूला याद रखिएगा। उसके बाद आज बात करता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अच्छा जरा वीक एसिड, एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब केस बताया था तो उसमें शायद यही पीएच का फार्मूला है, याद करिए जरा। जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेकर के मैंने साल्ट बनाया था, तो ऐसे साल्ट में एनायन हाइड्रोलाइज होता है, और एनायन जब भी हाइड्रोलाइज होता है तो साल्ट सोल्यूशन ऑलवेज बेसिक होता है, पीएच हमेशा 7 से ज्यादा। फार्मूला से भी दिख रहा है 7 + हाफ पीके + हाफ log C, यही तो बताया। अच्छा एक 2 बात यहीं पे और मैं बताना चाहूंगा, लिखवाया नहीं है लेकिन बुकलेट में आपको मिल जाएगा, कि यदि हमने कहा कि मान लो 2 एसिड सेम, कंसंट्रेशन डिफरेंट, ध्यान से समझ, एसिड क्या हो सेम और कंसंट्रेशन डिफरेंट, साल्ट की या साल्ट की बात कर लो, साल्ट की, एसिड ना बात करो, आप साल्ट की बात करो। जैसे हमने कहा कि उदाहरण लेकर समझाता हूँ। सपोज करो कि हमारे पास 2 साल्ट आ गया, ये है CH3COONA और ये है CH3COONA, सेम साल्ट बट कंसंट्रेशन मान लो इसका है 0.1 मोलर, इसका है कंसंट्रेशन मान लो 0.001 मोलर। बताओ भाई साल्ट सेम। अच्छा इसका मतलब इस साल्ट को बनाने में जो एसिड बेस यूज हुआ है, इस साल्ट को बनाने में भी वही एसिड और बेस यूज। अच्छा इस साल्ट में भी ध्यान से देखें तो कौन हाइड्रोलाइज होता है, एनायन, यहाँ भी एनायन। तो इस साल्ट का पीएच निकालना तो फार्मूला तो यही लगेगा, बोलो भाई लगेगा, यस। तो वही एक शर्त मैंने लिखा है 2 केस बना के
इवन साल्ट इज सेम, देखो दोनों साल्ट क्या है, सेम, बट कंसंट्रेशन क्या हो, डिफरेंट। अच्छा साल्ट सेम है तो इसका मतलब दोनों साल्ट सेम होने की वजह से ये दोनों के लिए यदि हम पीकेए की बात करें तो पीकेए क्या होगा, कॉमन। अरे बोलो ना, इस साल्ट का पीएच निकालेंगे तो भी एस्टिक एसिड का पीके रखें, इस साल्ट का पीएच निकालेंगे तो भी हम एस्टिक एसिड का पीके यहाँ रखें, इसका तो दोनों में एसिड सेम है, इसका मतलब ये हो गया कि एक पीके वाला पार्ट क्या होगा, सेम। तो कहना कि यार दो साल्ट हो दोनों सेम है लेकिन कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट। तो कहना ऐसे साल्ट में जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा, उसका पीएच मान ज्यादा। देखिए प्रूफ भी डराइव भी किया, ये देखो दोनों अगल बगल लिखे हैं, शायद आपने लिखवाया नहीं था लेकिन आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। जैसे देख लो एक सेकंड, ये देखो हमने कहा था कि ये देखो दोनों साल्ट सेम, CH3CON सोडियम स्टेट ए भी है, सोडियम स्टेट ए भी, इसका pH 1 मान लिया, pH 2 मान, इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर, इसका है 0.01 मोलर। तो दोनों का यदि हम pH निकालना चाहे तो फार्मूला तो वही लगना जो अभी दिखाया था, pH बराबर क्या होता है, 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C, लगना वही, तो कहना ठीक है। अच्छा यहाँ पर एसिड का क्या रखेंगे, पीके, यहाँ भी एसिड का पीके, वहां एसिड कौन था, एस्टिक एसिड, इसमें भी एस्टिक एसिड, तो ये पीके तो दोनों का सेम हो गया। देखो अब डिपेंड करेगा ये पीएच किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन। अच्छा इसका कंसंट्रेशन देखना बेटा ज्यादा है और इसका कम, और जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है देखना उसी का पीएच ज्यादा है, देखो आ ज्यादा तो 8.87 आएगा साल पर, तो इसका कम आ रहा है 7.87 आ रहा है। इसका मतलब सीधे सीधे आप बोल देना कि जो दो साल्ट सेम है उनके कंसंट्रेशन डिफरेंट हैं, तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसी का पीएच मान भी ज्यादा, बस वही 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 लिखा हो। एक केस और इसी में चाहे तो आप बोल सकते हैं कि यदि मान लो साल्ट अलग अलग कंसंट्रेशन क्या हो, सेम। अच्छा साल्ट अलग अलग हो तो क्या मतलब, सुनो साल्ट अलग अलग है तो इसका मतलब उसमें उसको बनाने में एसिड बेस अलग अलग यूज हुए। अच्छा कंसंट्रेशन क्या है, सेम, इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, सेम, तो दोनों में कॉमन। ये पार्ट को आप इग्नोर करके आप सीधे पीएच इस पर डिपेंड करेगा, किस पर, पीके। और जिसमें जिस साल्ट में एसिड का, जिस साल्ट में एसिड का, पीके किसका होता है, साल्ट का कि एसिड का, एसिड का। साल्ट को बनाने में जो एसिड हुआ उसका पहचान कर लेना कि जिस साल्ट को बनाने में एसिड या एसिड का पीके जहां ज्यादा होगा वहीं पीएच ज्यादा। अब ये देखिए उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए दोनों हमने आपके सामने रखा कि भाई दोनों के दोनों साल्ट डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट। देख लो मैंने यहाँ उदाहरण दिया, एक सोडियम स्टेट साल्ट है जिसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, और एक है सोडियम फार्मेट, क्या है, सोडियम फार्मेट, इसका भी कंसंट्रेशन 0.1। तो दोनों के कंसंट्रेशन माने सी क्या है, सेम, सी पार्ट सेम होगी। अब डिपेंड करेगा पीएच किसका ज्यादा होगा, कहना कि पीएच उसका, उस साल्ट का पीएच ज्यादा होगा जिसमें एसिड का, साल्ट का नहीं, एसिड का पीके ज्यादा। तो यहाँ पर देखना जो एसिड यूज हुआ है CH3COH यूज हुआ था जिसका कि pKa की वैल्यू 4.7 है, और इस साल्ट को बनाने में फार्मिक एसिड यूज हुआ था जिसका कि pK 3.7 है। तो इसका मतलब जहां पर एसिड का pK ज्यादा है उसका pH ज्यादा। तो आप सवाल देख के केवल आंसर दे सकते हैं, इसका मतलब पहले वाले साल्ट का pH दूसरे वाले से क्या होगा, ज्यादा। मान लो इसका pH 1 है, मान लिया इसका pH क्या है 2, तो आप सीधा सीधा देखिए लिखा है pH 1 ग्रेटर देन pH 2, बस वही लिखा भी है सारी बातें कि हायर इज द वैल्यू ऑफ pK। अच्छा जिस एसिड का pK ज्यादा हो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है, नहीं समझ में आई, पहले बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली के होता है, किसके, जैसे कई एसिड हैं उनका कहना जिस एसिड का के ज्यादा होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। पीछे की बात याद, जब रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात किया था तो मैंने कहा था कि यदि के ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, क्यों, क्योंकि अल्फा के बारे में बताया था, अल्फा इज इक्वल टू रूट का k/c, मतलब अल्फा जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, और अल्फा कब ज्यादा होगा, जब के ज्यादा, बस के ज्यादा तो अल्फा ज्यादा, अल्फा ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा।
अच्छा, अब के और पीके में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स, ये इनवर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब जिस एसिड का पीके ज्यादा हो उसका के कम हो, और के कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो, तो वही लिखा है कि हायर इज द वैल्यू ऑफ पीके। अच्छा, पीके ज्यादा होगा तो पीएच क्या होगा? ज्यादा, और पीएच ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम। यही तो पढ़ते हैं आप, पीएच जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम। ये सब एक एक लाइन पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा। खैर, ये सब डिस्कशन हम लोग आगे पीछे कर चुके हैं, ये सब थोड़ा सा एडिशनल बात ये बता दिया। आज मैं बात करता हूँ, ये भी पार्ट हो गया था, जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। एक लास्ट कहानी और उसको समझ लीजिए कि साल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ, उसको फिनिश करता हूँ, बोर्ड पे आके समझा रहा हूँ कि एक लिखना शुरू करिएगा, उसको लिखना पड़ेगा, लिख कि साल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ, हेडिंग डाल, साल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ, एक हेडिंग डाल दीजिए, पूरा डिटेल लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर तीनों को एक साथ कंपाइल करके दिमाग में रखना, और उसके बाद क्वेश्चन लगाना। ये पार्ट बहुत मेजर पोर्शन है जो फिनिश हो रहा है। साल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वी, या इसे कहना कि हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट विच प्रोड्यूस फ्रॉम क्या, वीक एसिड एंड वीक बेस। लिख लो, साल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ salt, salt hydrolysis of salt which produced from weak acid and weak base ना, वीक एसिड और वीक बेस से जो साल्ट बना होता है उस साल्ट की हमें हाइड्रोलिसिस कराना है। स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक एसिड एंड वीक बेस, सॉरी, वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। ऐसा साल्ट जो कि वीक एसिड और वीक बेस से प्रोड्यूस होता है उसका हमें हाइड्रोलिसिस कराना है। ठीक है, उदाहरण कई हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल मैं लिखूं, दैट इज करके लिख लेना एग्जांपल। जैसे लिख दें C6H5COONH4, कहना ये साल्ट है जो वीक एसिड और वीक बेस से बना हो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और एसिटिक एसिड वीक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बेंजोइक एसिड है। ठीक है, तो ये देख लेना भाई। ऐसे बहुत आ जाए, जैसे लिख दें कि CH3COONA, ये तो नहीं होगा सर, CH3COONH4, ये अमोनियम एसिड, ये भी वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ साल्ट। ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल लिखा जा सकता है, HCOONA, या सॉरी HCONH4, क्या हो गया मुझे, HCOONH4, ये है अमोनियम फॉर्मेट। ठीक, तो ये सब जैसे मैं ऐसा लिख दूं तो भी चल जाएगा। जैसे जैसे एक उदाहरण और लिख रहा हूँ, जैसे लिख दूं बेटा CH, ऐसे लिखो HCOO का होल टू कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्जेलेट, जरा सॉरी कैल्शियम फॉर्मेट, जरा बताओ ये वीक एसिड वीक बेस से बना, बोलो बना क्या? यस, फार्मिक एसिड वीक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वीक बेस लेना, क्योंकि मैंने बताया, ठीक, साल्ट हाइड्रोलिसिस करके ये सब हो जाएंगे, देख लेना, ये सब उसी के उदाहरण। तो चलो कोई एक एग्जांपल लेके मैंने देखा, मान लो एक उदाहरण कोई ले लिया, सपोज करो हमने ले लिया आपका CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट लेके चलो, इसी को लेके चल रहा हूँ, इसी की मैं हाइड्रोलिसिस कराने चलो, कहना यह वीक एसिड और वीक बेस से बना हो, इससे वीक एसिड इससे बना, तो जरा यहाँ से पूरा लिख दो आप चाहो तो, कि CH3COOH वीक एसिड और प्लस NH4OH वीक बेस, और ये दोनों जब एक दूसरे को हाइड्रोलाइज किए तो साल्ट बना, जो साल्ट है हमारा CH3COONH4 और प्लस का वाटर बना। तो वीक एसिड वीक बेस से बेटा यही साल्ट बना है, ये साल्ट बना, ये वाटर बना। ये साल्ट में दो पार्ट हैं, दोनों हाइड्रोलाइज होंगे, केटायन और एनायन, दोनों हाइड्रोलाइज। तो चलो लिख लिया मैंने, मान लिया, थोड़ी देर के लिए नीचे लिख लेना एक लाइन कि let the concentration of CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट का कंसंट्रेशन मैंने माना, let the concentration of ammonium acetate is equals to C molar, मान लिया C molar, concentration is the C molar, it means amount of
salt is C mole, C मोलर का मतलब C मोल पर लीटर। मोलर से यदि दिक्कत घबराते हो तो मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, C मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन साल्ट का दिया है, इतना मोल पर लीटर का मतलब है कि पर लीटर सोल्यूशन में C मोल साल्ट है। अमाउंट ऑफ साल्ट कुछ नहीं करना, C मोल। कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट क्या है, C मोलर ऐसा। तो चलो भाई, साल्ट में दो पार्ट हैं, दोनों हाइड्रोलाइट होंगे। तो हमने कहा CH3 COO माइनस एनायन भी हाइड्रोलाइज होगा, NH4 प्लस केटायन भी हाइड्रोलाइज होगा। ये देखना, ये हाइड्रोलाइज, ठीक है, ये हाइड्रोलाइज होगा तो क्या बनेगा, जरा बना के देख लो भाई, क्या बनेगा, CH3 COOH और बन जाएगा क्या, NH4OH। ये ध्यान से देखो। तो कहना कि चलो इनिशियली मैंने माना, बिगिनिंग में बिल्कुल मान लिया इनिशियली E बराबर 0 पर, माना कि इसका, माना क्या, पहले ही मान चुका हूं, इसका कंसंट्रेशन क्या था, C मोल पर लीटर। इसका मतलब साल्ट का अमाउंट कितना था, C मोल, ठीक है, मोल उसका साल्ट का C। अच्छा भाई, साल्ट का C मोल है तो इसमें केटायन का भी मोल क्या होगा, C मोल, एनायन का भी C मोल। तो वही कर देना, इसका कंसंट्रेशन मान लो या अमाउंट मान लो C मोल है, इसका C मोल। यहाँ वाटर बेटा एक्सेस में, अच्छा इनका कंसंट्रेशन शुरू में कुछ भी नहीं था। चलो भाई, इक्विलिब्रियम आया, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, चला, इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन पहुंचा तो मैंने कहा इसमें से, और बताया हूँ इक्विलिब्रियम आने पर साल्ट के 1 मोल का जितना पार्ट हाइड्रोलाइज हो, 1 मोल साल्ट का जितना पार्ट हाइड्रोलाइज हो वो है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H। तो 1 माइनस H कर देना, और एक में से गया H, तो C में से कितना जाएगा, CH, यहाँ से C में से निकला CH। अच्छा, इसका अमाउंट C था, 1 मोल से निकलेगा H, तो C से निकला CH, हाइड्रोलाइज हुआ, और इसका बनेगा CH और CH। ऐसा करके बना लो भाई। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुका है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K निकालिए जरा। तो पहले इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख। तो मैंने लिखा कि concentration of acetate, sorry, acetic acid, concentration of acetic acid into concentration of ammonium hydroxide upon concentration of acetate ion into concentration of ammonium ion, ये लिख सकते हैं। और K की जगह बल्कि हम KH लिखते हैं, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ साल्ट की क्या हो रही है, हाइड्रोलिस। ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, चाहे तो आप KH भी लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और चाहो तो सबकी वैल्यू जरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या है वो रख दो बेटा। इसका कंसंट्रेशन क्या है, CH, और इसका CH, और अपान इसका क्या है, C माइनस CH, और यहाँ पर है C माइनस CH। ऐसे करके एक स्टेप यदि आगे बढ़ा के लिखना, मेरे साथ लिखते जाना, ये हो जाएगा KH बराबर इतना, और KH बराबर, देखो लिख रहा हूँ एक लाइन और, यहाँ पे लिख दिया CH इंटू CH। अच्छा, यहाँ से C कॉमन ले लो जरा सा, C कॉमन लेने के बाद बचा ब्रैकेट में 1 माइनस H, इंटू यहाँ से भी C कॉमन लो भाई, ये ब्रैकेट बचा 1 माइनस H, और देखो C और C क्या हुआ, कैंसिल। तो और यहाँ पर एक लाइन और लिखूंगा, इफ यदि 1 बहुत बड़ा है, यदि H की तुलना, मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बहुत छोटा इन कंपेयर टू 1, तो यहाँ से H को इग्नोर कर देना, H को इग्नोर यहाँ से भी यहाँ से कर दो, तो कुल मिला के KH बराबर एक फार्मूला बनेगा क्या, H स्क्वायर। ये फार्मूला आ गया जिसको हमने बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यदि हम ऐसा साल्ट जिसमें केटायन और एनायन दोनों पार्ट हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH बराबर जो आता है वो आता है H स्क्वायर होता है, क्या, H स्क्वायर। अभी पीछे जो पढ़ा था देखो, यहाँ एनायन हाइड्रोलाइज हो रहा था या केटायन हाइड्रोलाइज हो रहा था, तो वहां पर KH की जो वैल्यू आ रही थी वो CH स्क्वायर आ रहा है, क्या, CH। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक परिवर्तन दिख रहा है आपको, यदि केटायन एनायन दोनों पार्ट हाइड्रोलाइज होगा तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट H स्क्वायर के बराबर। अच्छा बेटे, एक बात जरा लिखना, एक लाइन कि दिमाग में रख लो, पहले पहले बताओ, इस सिस्टम के अंदर ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो रहे हैं, कितने, 4। कहना इसे कैसे भाई, 4 कैसे, एक तो ये पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में। अच्छा, इसके अंदर ये जो वीक एसिड है, ये वीक एसिड, ये भी अपना, ये वीक एसिड है ना, वीक एसिड अपना खुद का इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है, ये वीक बेस अपना खुद का इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है।
और वाटर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के नाते अपना खुद का इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज, ये भी इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा और ये पूरा सिस्टम भी इक्विलिब्रियम। तो कितने इसमें 4 कंपोनेंट जो कि इक्विलिब्रियम या क्या 4 इक्विलिब्रियम यहाँ पे हमें दिख रहा है। एक तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, एस्टिक एसिड है, वीक एसिड है, ये भी इक्विलिब्रियम अपना खुद का बनाएगा, ये बेस है, वीक बेस है, ये भी अपना खुद का इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करेगा, और वाटर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी अपना खुद का इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज। तो आइए मैं लिख रहा हूँ, पहले एस्टिक एसिड का जरा डिसोसिएशन करके देख रहा हूँ कि ये वीक एसिड था CH3COH, ये टूटेगा तो ये बना दिया आपका CH3CO माइनस और H प्लस, और ये एसिड था, वीक था, थोड़ा सा टूट गया, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की का एक्सप्रेशन लिखें तो लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एस्टिक एसिड। चलो मान लिया क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट आगे बढ़िए भाई, हमने कहा यहाँ पर उस सिस्टम के अंदर ध्यान से याद करो तो बेस भी था, वीक बेस, वो भी अपना एक सेल्फ इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो कहना फिर उसको ब्रेक करके देख लो भाई, NH4OH ब्रेक किया तो ये बना दिया आपका NH4 प्लस और OH में। क्या यह बेस पूरा टूटेगा? नहीं, थोड़ा सा टूट के आयोनाइज होगा, और यह आयन और यह जो बचा रह गया इसके इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा। इस बेस का यदि हम डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb का एक्सप्रेशन लिखें तो लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन डिवाइडेड बाय हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। ये मान लो इक्वेशन नंबर 3। मैं वाटर के बारे में भी जिक्र करूंगा, वाटर भी अपना एक सेल्फ इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करता है। तो वाटर एक्चुअल बेटा टूटता है तो बनाता है H प्लस OH माइनस, और यहाँ पे डायरेक्ट KW का एक्सप्रेशन लिख दो, KW बराबर होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू OH आयन कंसंट्रेशन, इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, यहाँ पर एक बात करना चाहूंगा, ये इक्वेशन सारे आप बना लिए हैं और यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 3 इंटू इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से समझना भाई, ये क्या लिख दिया मैंने। इक्वेशन 4 में पहले इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को क्या करो, मल्टीप्लाई, पहले समझो, और 4 में ले जाके डिवाइड करो। मतलब हमने लिखा इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 2। चल आइए इधर देख, सामने आपको सब दिख जाएगा। ये 4 है इक्वेशन, देख लो जरा पहले रिकॉग्नाइज को, इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2। ठीक, 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 का। तो चलो भाई 4 हमारा जो था यहाँ ऐसे लिख दे तो चलेगा, KW अपॉन K इंटू KB लिख दे चल जाएगा। यस, ये 2 था, ये 3 था, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना और उसको ले जाके 4 में डिवाइड करना। तो 4 इक्वेशन ये आपको दिख रहा है, लिख रहा हूँ पहले देखो, H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई, यदि हम बात करें K की तो K का जरा बात करो भाई, सुनो क्या लिखे यहाँ पर, CH3CO माइनस कंसंट्रेशन और इंटू H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एस्टिक एसिड का कंसंट्रेशन। ऊपर लिख दूं क्या? अच्छा, यहाँ लिख सकता हूँ CH3COH का कंसंट्रेशन। सिमिलरली एक बात यहाँ लिखे भाई, कौन सा Kb वाला एक्सप्रेशन जो भी था, क्या लिखे भाई यहाँ पर, NH4 अमोनियम आयन कंसंट्रेशन इनटू OH आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH4OH का कंसंट्रेशन, ऊपर लिख दिया NH4OH का कंसंट्रेशन। अच्छा सुनो बेटे, देखो जरा ध्यान से इसमें ऑब्जर्व करो, H प्लस आयन कैंसिल, OH आयन कैंसिल, अब बचा क्या वो जरा रिमेनिंग पार्ट ध्यान से देखो। तो जितना भी बच रहा उधर देखो, एस्टिक एसिड कंसंट्रेशन ऑफ एस्टिक एसिड बचा ऊपर बच रहा है कंसंट्रेशन ऑफ एस्टिक एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम। ऊपर जाके जरा देख लो, एक सेकंड देख लो भाई, यही तो है, यही पार्ट है। ये पूरा वैल्यू किसके बराबर था? KH, याद आ रहा है ना? चलो इस पूरे को हटा के यहाँ पर हम KH भी लिख सकते हैं। इट मीन से आ जाएगा KW अपॉन K इंटू का KB, ये पूरा KH के बराबर। ऐसा जबकि अभी निकला, इसके पहले एक बात और निकाला था मैं, KH बराबर आया था क्या, H स्क्वायर, याद करिए इक्वेशन नंबर 1 जो बनाया था, KH बराबर H स्क्वायर। तो देखो KH की दो वैल्यू है, KH बराबर H स्क्वायर भी आ रहा है, KH बराबर KW अपॉन K इंटू KB भी आ रहा है। तो कहना एक काम कर लो भाई, यहाँ से एक ध्यान से समझो, तो कहना यह इसके बराबर, यह इसके बराबर, यह दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर।
इसका मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि H बराबर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ध्यान से, रूट KW अपान का K इंटू का KB, ऐसा। इसका मतलब ये है हमारा आ गया क्या, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ गई, क्या आ गई, डिग्री ऑफ। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H, वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ साल्ट का कभी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करें, यही फार्मूला याद रखना, H बराबर होगा रूट KW अपान K इंटू K, या इसे भी लिख दे तो भी चल जाएगा, कभी कभी ये भी याद रखना सवाल बनता है, H बराबर होगा रूट का KH, ऐसे भी चला था। अरे देखो ना, ये इसके बराबर है, तो H बराबर क्या होगा, रूट KH, ये भी है फार्मूला और ये भी है, दोनों याद रखना, क्वेश्चन के हिसाब से क्या आंसर देना देख लें। चलो भाई, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H बराबर याद है। अच्छा बेटा, मैं यदि कहूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यदि मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, स्थिर कर, तो बताओ टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा तो KW क्या होगा, कांस्टेंट। तो ना यार बताया था तुमने कि KW जो है यह टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अच्छा बताओ K पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी कांस्टेंट, अरे बोलो होगा क्या यार, के भी, ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। तो कहना कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो KW KB विल बी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट हो जाए। बताओ कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है साल्ट की जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्या यह कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट पे डिपेंड करेगी, नहीं, कहीं कंसंट्रेशन नाम है ही नहीं। इसका मतलब वीक एसिड और वीक बेस से जब साल्ट बनता है तो ऐसे साल्ट का जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो साल्ट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन लिख लेना, C के पावर 0 माने डिपेंड नहीं करता, ये लिखा जा सकता। इसका मतलब कभी ऐसा एक उदाहरण लिख दूं आपके सामने, कोई क्वेश्चन आ जाए, एग्जांपल देख लो जरा सा, कि 0.1 मोलर यहाँ पर हमने दे दिया, सपोज करो CH3COONH4, इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मान लिया H1, और एक दूसरा है 0.001 मोलर CH3COONH4 कर दिया, और इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H2 कर दिया। तो देखो दोनों सेम साल्ट है, साल्ट सेम है, साल्ट क्या है, सेम। तो अब दोनों की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का अलग अलग है, कंसंट्रेशन इनका अलग अलग, ठीक है। तो आप बताओ जरा सा, इसका कंक्लूजन निकाल के जरा बताओ, कंक्लूजन क्या निकला, इसमें किसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा, कहना दोनों के डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बराबर, मतलब H1 बराबर H2 होगा, मतलब इस साल्ट का कंसंट्रेशन जबकि 0.1 और इसका 0.001, कहना फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है, ये बात को ध्यान से सब। तो हाँ बताइए, कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ पे, नहीं है। तो दो बातें निकाल ली आपने, दोनों फार्मूला याद रखना, एक तो KH निकालने का फार्मूला पता चल, और क्या पता चल, KH निकालने का फार्मूला तो आ ही गया। अच्छा एक बात यहीं पे याद रखो, एक सवाल आया था, शायद आपको यहाँ से दिमाग लगाना पड़ेगा। एक देखो, जैसे KH बराबर क्या है, H स्क्वायर, सुनो एक फार्मूला यहीं पे तुम लिख लेना बेटा, कि KH बराबर हम जानते हैं कि H स्क्वायर होता है। अच्छा KH बराबर H की वैल्यू कितनी आई थी, H बराबर क्या है, अंडर रूट आया था KW अपान K इंटू KB, सुनो, तो H की वैल्यू ये आई, H अभी जो निकाला था, और इसका क्या करो स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा क्या, यस। इसका मतलब एक फार्मूला ये याद रखना, इस सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था, कैसा साल्ट जो वीक एसिड, वही पे लिखना इक्वेशन नंबर 1 के पास, कैसा साल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस से बना हो, ऐसे साल्ट का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना हो, तो एक फार्मूला तो यही H स्क्वायर, और एक फार्मूला जस्ट ये भी आप लिख सकते हैं कि KH बराबर होगा KW अपान K इंटू KB, करके भी हम उस साल्ट का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाल सकते, बोलो हो सकता है, यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, AIPMT का सवाल है, इसीलिए बता, अभी सवाल लगवाऊंगा तो ये दिखेगा कि मैं वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ साल्ट का KH पूछा था, KH निकालने में जबकि KW K इंटू KB सबका यूज करके निकालेंगे, KW अपान K इंटू KB करने से KH, ऐसे हर जगह वो तीनों में जाके देखो, मुझे तो
मेरे पास नहीं, लेकिन आप जरा कॉपी में लिखा होगा, जाके देख। एनायन जब हाइड्रोलाइज हुआ था, जरा बताओ। एनायन में जाओ जरा सा, पहले एक बार पूरी बात निकाल करो। एनायन जब हाइड्रोलाइज हुआ था तो बताओ वहां से KH बराबर क्या आता था? CH²। याद करो पहले। अच्छा, वहां H बराबर क्या आया था? रूट का KW अपान K इंटू C। एक फार्मूला वहां भी तुम बना लेना भाई, नहीं परेशान हो जाओगे बाद में चल के, यार ये फार्मूला तो हमने सुना ही नहीं था। सुनो भाई, क्या मैं एनायन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एनायन हाइड्रोलाइज हुआ था वहां पे जाना। तो कहना KH बराबर CH² आया था, बिल्कुल आया था। H बराबर रूट का KW अपान K इंटू C आया था, बिल्कुल सही बात। तो ये काम करो, यहाँ से KH बराबर C और यहाँ H की जगह में ये वैल्यू रख दिया, क्या? KW अपान का K इंटू C का स्क्वायर रूट करके क्या करना? स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, कुल मिला के यही है। तो C और C क्या हुआ? कैंसिल। इसका मतलब KH बराबर आ जाएगा KW अपान का K। एक सूत्र ये भी याद रखें, जो ऐसा साल्ट जिसका एनायनिक पार्ट हाइड्रोलाइज होता है, तो वहां पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालने का फार्मूला एक तो मालूम था CH², एक नया एडिशनल फार्मूला वहीं लिख लेना कि KW अपान K करने से भी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आता है। फिर दूसरा पार्ट पड़ा था जहां केटायन हाइड्रोलाइज हो रहा था। कौन? केटायन। ये तो एनायन का पार्ट हो गया। केटायन जब हाइड्रोलाइज हुआ था, जरा उसके बारे में भी लिख लो, आपकी कॉपी में होगा इसलिए लिखवा दे रहा हूँ। सुनो, है वहां नहीं लिखवाया, लिखवाया नहीं वो बात KH, चलो लिखवाया हो, ठीक है, नहीं लिखवाया तो लिख लो कि जब कभी केटायन हाइड्रोलाइज होता है साल्ट का, तो वहां पर लिखाया था कि KH बराबर क्या आया था? CH²। और जरा बताओ H बराबर क्या आया था? H बराबर KW अपान KB इंटू C आया था। तो KB, अरे लिखवाया तो कोई बात नहीं, नहीं लिखवाया तो लिख लो जिसको दिक्कत हो। तो यहाँ से देखो KH निकालने के एक फार्मूला, कभी मैं ऐसा लिखूं तो घबराना नहीं, C इंटू H² ना, तो H की पूरी यही वैल्यू, इसका स्क्वायर करके यहाँ लिखोगे तो रूट हट जाएगा, सीधा KW अपान का KB इंटू C कट जाएगा, इसका मतलब KH बराबर आ जाएगा KW अपान का KB। ऐसा, अरे भाई ये तो बड़ा सिर्फ सिंपल फार्मूला है, दोनों याद रखो। तीन फार्मूला भी जस्ट आपके सामने मैंने नहीं रखी कि जब कभी भी एनायन हाइड्रोलाइज होगा तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH बराबर क्या? KW अपान K कर देना। क्लियर? चल, जब कभी भी केटायन हाइड्रोलाइज हुआ तो KH बराबर होगा KW अपान KB कर देना। यस। और कभी भी जब केटायन एनायन दोनों हाइड्रोलाइज हो तो KH बराबर हो जाएगा KW अपान K इंटू KB कर। बस यही छोटा सा फार्मूला, जो तीनों बात समझ में आ गई होगी। चलो बेटा इधर आओ, अपने वापस अपने उस पे आइए, स्टेप पर आइए। तो चलो भाई, दो बातें तो कंफर्म हो। आइए जरा सा, यहाँ पर हमने कहा था साल्ट हाइड्रोलिसिस के माध्यम से हम 7 बातें निकालते हैं। कितनी? 7, जिसमें KH निकाल दिया, H निकाल दिया। अब आइए जरा सा, मैं H+ आयन कंसंट्रेशन निकालना चाहूंगा। क्या? H+, लिख लेना कैलकुलेट, बात नहीं करना, कैलकुलेट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कहना यार हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहाँ से आएगा? सुनो बेटा इधर देखो, इधर देखो। अच्छा, अभी जस्ट हमने यहाँ पे देखा था एसिड डिसोसिएट हो रहा था, ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ से मैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालूंगा इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 यही लिखा है ना, जहाँ एसिड डिसोसिएट हुआ था तो K बराबर ये सब इक्वेशन लिखा था। यहाँ से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देखो मैं निकालूंगा, यहीं से लिख रहा हूँ कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, याद करना जरा सा क्या लिखने जा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर क्या लिखे? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। याद कर लो भाई, वही इक्वेशन 2 देख लेना, वही से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल। तो जरा सा देखिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर क्या आ जाएगा? K इंटू, अच्छा बताओ एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या था इक्विलिब्रियम पे? CH। जब केटायन एनायन दोनों हाइड्रोलाइज हुआ था, कॉपी में देखते जाओ, बार बार वापस नहीं दिखाऊंगा। जब केटायन एनायन दोनों हाइड्रोलाइज हुआ था तो एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना था? CH। तो कहना यहाँ पे लिख देना K इंटू CH लिख देना है, CH। अच्छा, इसका कंसंट्रेशन क्या था? C माइनस C है। याद करिए, केटायन एनायन जब हाइड्रोलाइज हुआ, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन पहुंचा, इसका कंसंट्रेशन था C माइनस C। तो चलो C कॉमन लेके लिख दो, क्या? 1 माइनस H।
सुनो बेटे इधर देखो देखो देखो, ये देखो सी क्या हुआ, फैन से। अच्छा, एक की तुलना में एच बहुत छोटा है इसलिए हटा देना उसको, तो यहाँ पर कुल मिला के 1 माइनस एच, लगभग इसी को क्या मान लो 1, एच को छोटा जान के हटा। तो इसका मतलब एक इक्वेशन हमारा बन रहा है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा के इंटू एच। अच्छा जरा बताओ एच की वैल्यू अभी जस्ट निकाला क्या, अभी थोड़ी देर पहले। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर आ जाएगा के इंटू, बताओ हाइड्रोजन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच क्या है, के डब्ल्यू अपान के इंटू के बी है। अच्छा बेटा एक काम करो, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में के से मल्टीप्लाई करो, ध्यान से देखो देखो जरा, के से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ के और यहाँ भी के का स्क्वायर हो जाएगा, बाहर आके के को कैंसिल करेगा, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा रूट के डब्ल्यू इंटू का के अपान के बी। ये सब फार्मूला आपको परेशान कर सकते हैं क्योंकि सब थोड़ा सिमिलर हैं, इसको 2-3 बार पढ़ के याद करना पड़ेगा। ठीक है चलिए, तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी आ गया। यदि हम केटायन एनायन दोनों पार्ट जब हाइड्रोलाइज होगा तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पूछे कितना होगा, तो एक फार्मूला से आप यूज कर लेना कि रूट के डब्ल्यू इंटू के अपान के बी करने से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ। नेक्स्ट एक डिस्कशन करूंगा कि कैलकुलेशन ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन। इक्वेशन नंबर 3 से जरा देखना निकालूंगा कैसे, जहां पे बेस डिसोसिएट हुआ। तो OH आयन कंसंट्रेशन देखो बेटा निकालना तो आपको यहाँ जाना पड़े। इक्वेशन नंबर 3 आपके सामने देख लेना, अभी लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले, ये देखो बेस डिसोसिएट हुआ था, यहाँ से देखो OH आयन कंसंट्रेशन निकालो। OH आयन कंसंट्रेशन निकालना है, बाकी सबको इधर भेज देखो, लिख रहा हूँ यहाँ पर कि OH आयन कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, लिख दिया भाई, OH आयन कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, क्या लिखूं, Kb इंटू बोलो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और डिवाइडेड बाई क्या लिख दूं, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन एट इक्विलिब्रियम। अच्छा इक्विलिब्रियम पर जरा याद करो, जब केटायन एनायन दोनों हाइड्रोलाइज हुए थे तो इक्विलिब्रियम पर इसका कंसंट्रेशन क्या था, CH, बोलो भाई CH, और इसका C माइनस CH, बस वही वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा OH एंड हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन बराबर होगा Kb इंटू CH अपान C कॉमन लेकर रख दो यहाँ, तो ये हो गया 1 माइनस H। अगेन वही डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यदि 1 की तुलना में कम है तो इसको इग्नोर कर देना, एक तरीके से ऊपर नीचे देखो C कट गया, तो OH आयन कंसंट्रेशन बराबर आ जाएगा Kb इंटू C, सॉरी Kb इंटू H, H आ गया, और H की वैल्यू अभी जस्ट हमने डेराइव करके निकाला था, यहाँ से OH आयन कंसंट्रेशन बराबर आएगा Kb और इंटू, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आया था Kw अपान K इंटू Kb। अगेन देखो एक काम करने जा रहा हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में Kb से क्या करो मल्टीप्लाई, यहाँ भी Kb यहाँ भी Kb का क्या होगा स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा Kb को खत्म कर, क्या बच गया OH आयन कंसंट्रेशन, ये बराबर हो जाएगा रूट Kw इंटू Kb बाई का K, ये फार्मूला आपको याद, यहाँ से OH आयन कंसंट्रेशन भी आया। तो देखिए आपने KH निकाला, H निकाला, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालने का भी फार्मूला देखा, OH आयन कंसंट्रेशन निकालने का भी फार्मूला देखा, और फाइनली लास्ट में हम एक काम और करेंगे, कैलकुलेट द पीएच। लिख लेना कि कैलकुलेट द पीएच, इस साल्ट सोल्यूशन का हमें पीएच निकालना। तो जरा भाई देखो पीएच निकालना है क्या करना, तो कहना कोई बात नहीं, पीएच निकालना है तो एक काम करो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल चुके तो पहले लिख लो। अच्छा बताओ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाला था कितना आया था, रूट का Kw इंटू के बाई का Kb, ये आया था ना, चलो ठीक यही है, कारण हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये आया। तो एक काम करो बेटा, एक काम करो, सुनो, इसको मैं ऐसे न लिख करके रूट हटा दूं, यदि मैं चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, पूरे के पावर में क्या लिख दें हाफ। अच्छा हम टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग ले लो, ये आ जाएगा log H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर, और यहाँ लॉग लोगे तो क्या होगा log m के पावर n पहले आ जाएगा, तो हाफ log और ब्रैकेट में लिख देना ये Kw इंटू के बाई का Kb करना पड़ेगा,
और log यदि ब्रैकेट के अंदर यदि भेजो देखिए क्या आ जाएगा, क्या आएगा log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर हाफ। और सुनो भाई log अंदर जा रहा है तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, log KW प्लस log K माइनस log K। सब आपको दिख रहा होगा कहाँ क्या होगा, ठीक। अब अच्छा ये बेटा पूरे इक्वेशन में निगेटिव साइन से जरा मल्टीप्लाई करो, तो निगेटिव साइन से यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी कर दिया मल्टीप्लाई। तो जरा से देखो माइनस log हाइड्रोजन आयन क्या होगा पीएच, और यहाँ हाफ ब्रैकेट के अंदर आओ भाई PKW माइनस log KW को PKW लिख दिया प्लस, अच्छा बताओ माइनस log K क्या होगा PK देखना प्लस, फिर यहाँ पे लिख देंगे PKA। अच्छा ये माइनस रहेगा बाहर, अब देखो ब्रैकेट में क्या लिखा माइनस log KB, ये हो जाएगा PKB। तो कुल मिलाकर के सारा का सारा कैलकुलेशन करने के बाद ये निष्कर्ष निकल के आया कि पीएच बराबर यही फार्मूला है। सही है, ये भी सही। यदि आप चाहो तो PKW 25 डिग्री पर वाटर का PKW हम निकालते हैं कितना आता है 14। यहाँ रख देना पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 14 प्लस PKA माइनस PKB ऐसा। अच्छा हाफ जब अंदर ब्रैकेट के ले जाना तो देखना ये फाइनली फार्मूला आपको मिल रहा है कि पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस हाफ PKA माइनस हाफ PKB। कहना भाई चलो ये जो साल्ट है जो वीक एसिड और वीक बेस से बना, ऐसे साल्ट का पीएच निकालना हो तो ये सूत्र हमारे सामने है कि पीएच बराबर 7 प्लस हाफ PKA माइनस हाफ PKB। अच्छा पूछा जाए कि ये जो साल्ट सोल्यूशन क्या है, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल, बोलो। कहना ये कुछ भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो। कहना फिर वो डिपेंड किस पर करेगा, एसिड के और बेस के। वो साल्ट बना है तो पहचान लेना एसिड बेस कौन यूज हुआ। कहना एसिड के और बेस के भी पे डिपेंड। फिर वही 3 लाइन जो पीछे बोला था वो लिख सकते, लिखना नहीं पीछे लिखा हुआ याद कर लेना, केवल अभी यहाँ नहीं लिखना, यहाँ मैं केवल लिख रहा हूँ। कहना कि यदि एसिड का के और बेस का के भी क्या हो बराबर, तो फिर वो साल्ट सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल। लिखने को मैंने बहुत सारी बातें लिखी, के बराबर के बी कर दो या पी के बराबर पी के बी कर दो या H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर OH आयन कंसंट्रेशन, तब ऐसा हो जाए। लिखा है पीछे, लिखने की जरूरत नहीं, बस केवल आप ध्यान से देखो। और यदि जो साल्ट हमारा बना यदि एसिड का के बेस के बी से ज्यादा है, फिर कहना वो साल्ट सोल्यूशन विल बी एसिडिक, फिर एसिडिक हो। और यदि मैंने कहा कि एसिड का के कम है और बेस के बी से, तो फिर तो यहाँ पर हो जाएगा कि फिर वह साल्ट सोल्यूशन हमारा क्या होगा बेसिक हो, ये बेसिक हो। हमने के बी के टर्म में लिया, पीकेबी के टर्म में भी लिख सकते हैं, H प्लस आयन OH आयन के टर्म में भी लिख सकते हैं, सब पीछे की बात है, हमने लिखवाया था। देख तो ओवरऑल देखना साल्ट हाइड्रोलिसिस का पार्ट लगभग यहीं पे तीनों पार्ट हमने डिस्कस किया। सारे फार्मूला शायद आपको याद होंगे, और यदि याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो एक बार जरा सा रिकॉल करके जरा बोलो हमारे साथ। देखो जरा सा, जब यही से सवाल लगवाऊंगा, देखना 3-4 सवाल यहीं से आएगा। जैसे आ गया कि मान लो हम तीनों एक ही जगह लिख हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन, एनायन जब कभी हाइड्रोलाइज होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन, हाइड्रोलिसिस ऑफ केटायन, सारा फार्मूला जरा रिकॉल करना, हाइड्रोलिसिस ऑफ केटायन, और यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइड्रोलिसिस ऑफ केटायन एज वेल एज एनायन, केटायन एज वेल एज एनायन, दोनों जब हाइड्रोलाइज। चलिए हाइड्रोलिसिस एनायन केटायन और एनायन एंड केटायन दोनों फार्मूला जरा याद होगा, जरा बोलते जाओ कि यहाँ पे KH बराबर क्या है CH², या एक बात और भी लिखा KH बराबर CH² तो है ही, KW/K, ये भी याद रखना। अच्छा बताओ H बराबर √KW/K×C। अच्छा यहाँ से H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या है √KW इंटू याद है ना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर
KW इंटू के अपॉन सी। याद आया? ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। OH आयन कंसंट्रेशन जरा याद करो क्या था? अंडर रूट KW इंटू सी अपॉन के। याद आ रहा है? देख लो भैया, पूरा याद कर लेना। ये सब सवाल में कुछ भी पूछ दे, डायरेक्ट फार्मूला यूज करना। एनायन जब हाइड्रोलाइज हो रहा था, सारे फार्मूला मिला लो एक बार। मैं बोल रहा हूँ कि H निकालने का सही है, H निकालने का बिल्कुल सही है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन मिलाते चलो ना, पीछे जाके मिलाओ जहां लिखा है। कॉपी कहाँ है ना? हाँ तो लिखो उसको, देखो मिलाओ। तो H प्लस आयन लिखवाया होगा, देख लो, कहीं मिस्टेक होगा तो सुधार कर लेना। हम तीनों के तीनों लिख दे रहा हूँ, फिर तीनों पे सवाल जरा लगवा दे। बताओ, जब यहाँ से एक लाइन और लिखा था, पीएच क्या आया था? 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। कहना यही है, ये है हाफ log C। ऐसे ही सारा का सारा फार्मूला इधर भी लिख रहा हूं। जब एनायन सॉरी केटायन हाइड्रोलाइज, क्या लिखूं? KH बराबर क्या आया था? CH स्क्वायर या KW अपॉन KB। अच्छा, H बराबर क्या हो? रूट का KW अपॉन KB इंटू C। अच्छा जरा बताओ, H प्लस आयन कंसंट्रेशन अंडर रूट KW बोलो इंटू KB अपॉन C। बोलो बोलो, सही है? नहीं, KW इंटू C अपॉन KB, ठीक है? हाँ, इसलिए बहुत ऑब्जर्व करना, एक ही जैसा सब लगेगा। तो KW इंटू C अपॉन KB, H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अच्छा, OH आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? रूट का KW इंटू KB, यस, इंटू KB अपॉन C, यस। अच्छा, यहाँ से pH भी आ गया था, 7 प्लस माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C। pH निकालने के लिए। अब एक आखिरी बात, जो कि आज बात किया थे, तो दोनों कल रिवाइज हो गया आपका। कल बात की, नेक्स्ट पिछले टर्न पे बात किया था। आज हम केटायन एनायन दोनों हाइड्रोलाइज हो रहा था। तो बताओ जरा सब भाई, KH बराबर क्या है? H स्क्वायर या KW अपॉन K इंटू KB, ऐसा। अच्छा बताओ, H बराबर, सॉरी रूट नहीं रहे, हाँ, KH बराबर हो जाए KW अपॉन K इंटू KB। और H बराबर क्या है? H बराबर यही आया था ना, रूट KW अपॉन K इंटू KB। अच्छा भाई, यहाँ H प्लस आयन कंसंट्रेशन अंडर रूट KW इंटू K इंटू K बाई KB, ये है। अच्छा, OH आयन कंसंट्रेशन क्या है? रूट का KW इंटू KB अपॉन K। यही याद करना है, दोनों में थोड़ा सा चेंज, बहुत ज्यादा तो चेंज नहीं, लेकिन हाँ याद आ जाएगा। यहाँ से pH बराबर क्या है? 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb, ये हो जाए। लाग वाग कहाँ आया था? बस यही आया था, pH। ये सारे के सारा फार्मूला तीनों का जो हमने डिस्कशन किया, तो ओवरऑल 2 दिनों में इतने सारे फार्मूला आपको डेराइव करके निकाल के दिखाया। ये सभी पार्ट से सवाल बनते हैं, तो ये सब धीरे से क्या करना है, याद कर लेना है। ज्यादा सही है डेराइव नहीं करना, क्योंकि वहां डेराइव करने में टाइम ज्यादा नष्ट हो जाए। ये सब धीरे धीरे याद कर लो, दो चार बार देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है? चलो आइए, अब जरा सा कुछ प्रॉब्लम जरा डिस्कस करते हैं। फोटो, इसका फोटो, इसमें क्या है? सब लिखा है तुम्हारे पास? चलो लिख लो, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड सेट कर दे, ठीक है? तो इसमें सब के सब
फार्मूला लिखे हुए हैं। चलो भाई आगे बढ़ के बात करते, कॉपी में सब लिखा है, कुछ नहीं कर, सब चाहो तो एक जगह कलेक्ट कर लेना, जाके एक बार फिर से लिख के अपनी कॉपी में कलेक्ट कर। चलिए ठीक, नेक्स्ट आइए जरा सा कुछ क्वेश्चन लगा के ट्राई कर। साल्ट हाइड्रोलिसिस पार्ट लगभग फिनिश हुआ है, आइए जरा सा इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं, ठीक है। चलो देखो, ये क्वेश्चन आपका है, ध्यान से समझना, जरा सा क्वेश्चन का आंसर बताते चलना जल्दी, क्या होगा ये बता। ये देखो, ये लिखवाना था मुझे, जो लास्ट में मैंने नहीं लिखवाया था वो लिखा हुआ मिल जाएगा बुकलेट। पहला सवाल जरा सा देखो, प्रैक्टिस के लिए सवाल है, 5 6 7 8 सवाल जरा सा लगा के देखो, बाकी घर में लगा। चलो पहला सवाल का जरा आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH, इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया, माने केवी दिया है, केवी की वैल्यू दी गई है इतना, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट माने KH, KH ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये साल्ट है अमोनियम क्लोराइड, पर इसका हमें KH पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, KH की वैल्यू बताइए क्या। अभी फार्मूला लिखा था, बताओ क्या लिखें, पहले बताओ यहाँ पे जो साल्ट है इसमें कौन हाइड्रोलाइज हो रहा है, केटायन या एनायन, केटायन, अरे भाई अमोनियम क्लोराइड है NH4C, तो ना यहाँ केटायन हाइड्रोलाइज। सुनो बेटा जी, केटायन जब हाइड्रोलाइज होता है तो बताओ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH का फार्मूला क्या होता है, KW/KB, आज बताया, तो कहना KH बराबर होगा KW/KB करना, KW कितना होता है, कहना यहाँ तो कुछ दिया नहीं, सुनो, लेकिन ये 298 केल्विन टेम्परेचर माने 25 डिग्री सेल्सियस, और इतने टेम्परेचर पर बताओ वाटर का KW कितना, 1 × 10⁻⁻14। अच्छा जरा बताओ, यहाँ पर जो बेस, वो साल्ट बनाने में जो बेस यूज हुआ था उसका केवी दिया है 1.77 × 10⁻⁻5। सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा KH की वैल्यू। देख लो कौन सा आंसर है, कौन सा, डी, हाँ देख लो लगा के चेक, आंसर डी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, कुछ नहीं करना था, फार्मूला बस याद है, लाइन में, एक लाइन में सवाल, ये अनसाल का क्वेश्चन, ये आया था एग्जाम का, वही करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जितना पढ़ा है बस रिकॉल कर लो। जरा बताओ क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से पढ़ो, इसका आंसर क्या है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3, एल्युमिनियम सल्फेट को भी क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा, क्यों, कहना एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पहले पानी से इसका रिएक्शन करा तो पता चल जाएगा किससे बना, तो बताओ ये किससे बना, KLOH का होल 3 और H2SO4, कहना यह बना है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, बताओ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना, तो इसमें कौन हाइड्रोलाइज होगा, केटायन, साल्ट में 2 पार्ट होते हैं केटायन और एनायन, केटायन ऑलवेज कम्स फ्रॉम बेस और एनायन ऑलवेज कम्स फ्रॉम एसिड, इसका जो एनायनिक पार्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, केटानिक पार्ट वीक एसिड से आया, सॉरी वीक बेस से, ये वीक बेस है, इसका मतलब यहाँ केटायन हाइड्रोलाइज होगा। और आप कहते हैं, अभी मैंने बताया भी था कि केटायन जब भी कभी हाइड्रोलाइज होगा साल्ट सोल्यूशन ऑलवेज एसिडिक होगा कि नहीं, अरे करके देख लेना ना, जैसे ये प्लस केटायन है, वाटर से रिएक्शन करा दो, ये बताओ वाटर से रिएक्शन करके क्या बनेगा, ये बन जाए, प्लस माइनस को ले लेगा, तो ठीक है ऐसा कर लो, AOH ऐसा बन जाएगा, और H, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+ साल्ट सोल्यूशन एसिडिक, ये कितनी बार बात हो चुकी है पीछे, वो देख लो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हो जाए। थर्ड जरा क्वेश्चन देखो, एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट में क्या होगा,
एसिडिक होगा, फेयरली एसिडिक होगा, फ्रेंडली एल्कलाइन होगा, ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा, क्या होगा? कहना यह ऑलमोस्ट क्या होगा? कहना तुम्हें कैसे मालूम? आप एक लाइन वहीं लिख लो अपनी कॉपी, वैसे जानकारी के लिए लिख लो कि यहाँ पर एक्चुअल में जो अमोनियम स्टेट है बेटा, इधर देखना, NH बात नहीं करी, CH3COONH4 जो अमोनियम एसीटेट है, CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट एक्चुअल में ये बनता किससे, इस पर आइए जरा सा ध्यान दें। ये बनता है आपका CH3COOH और NH4OH। और मैंने बताया था कि ऐसा कोई साल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस है, वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। और खास बात यदि बताऊं इसके बारे में, यहाँ पर एसिड का जो K होता है, लिख लेना है, K एस्टिक एसिड का होता है 1.8 इंटू 10⁻⁵ होता है। हम 1.8 की जगह 2 लिख देते हैं हमेशा, 2 इंटू 10⁻⁵ लिख देते हैं ऐसा। और यह जो बेस है ना यहाँ पे वीक बेस, यह इसका भी Kb जो होता है वह भी 1.8 इंटू 10⁻⁵ ही होता है। ये भी 4 नहीं 5, 10⁻⁵ इसीलिए इसका जो pK होता है, इस एसिड का जो pK निकालोगे तो आएगा 4.7, और इस बेस का जब pKb निकालोगे तो आएगा 4.7। क्यों? एसिड का K देखो जितना है, बेस का Kb भी वही। तो बताओ जब K और Kb बराबर है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर साल्ट का यदि हम pH पूछे क्या होगा, 7, pH क्या होगा 7, क्योंकि सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, pH फिर क्या होगा 7, फिर निकालने की जरूरत नहीं। इसका मतलब इसका आंसर है, तो याद कर लीजिएगा, इस बारे में सवाल कभी आ जाए तो लगा कि वीक एसिड और वीक बेस से मिला हुआ साल्ट है, ये दिमाग लगा के चेक हटा दो, ये याद करना, डेटा लिख लेना। एस्टिक एसिड का K की वैल्यू ये होती है, कहीं कहीं 2 इंटू 10⁻⁵ लिख दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक, ये अक्सर लेकिन यही होता है, लिखा यही जाता है 1.8 इंटू 10⁻⁵। Kb बेस का अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, Kb 1.8 इंटू 10⁻⁵। इस एसिड और इस बेस से जो साल्ट बना है, यह साल्ट सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, ध्यान से समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा सा आओ, जरा सा देखते चलो। क्वेश्चन नंबर 4 लगा लेंगे, समझ जाएंगे ना, चलो लगाना, बुकलेट मिलेगा सब लगाना। अच्छा क्वेश्चन नंबर इसमें करा फॉलोइंग साल्ट हाइड्रोलिसिस अंडर, क्या यह साल्ट हाइड्रोलाइज होगा? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सब स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस से ये हो जाए, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से पहचान धीरे धीरे आ जाएगी, पढ़ते पढ़ते आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। करा एसिडिक साल्ट पूछा है, यहाँ कुछ और नहीं पूछा, करा एसिडिक साल्ट कौन, जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होगा वही एसिडिक साल्ट। पहले बताइए, साल्ट में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसी में है कि नहीं? यस। कहना कैसे पता चला? यहाँ से पता करो, सुनो, H2SO3 और इसका रिएक्शन जब हम NaOH से कराते हैं, ये बन गया आपका NaHSO3। बताओ इसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है? 2, और इसमें है कितने? 1। इसका मतलब यह NaHSO3 इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इट मीन्स यह साल्ट हमारा एसिडिक साल्ट है। कैसा? एसिडिक। अच्छा चलिए ये हो जाए। अच्छा जरा से ये देख लो भाई, FeCl3 सोल्यूशन कैसा, एसिडिक की, बेसिक की, न्यूट्रल की, एम्फोटेरिक? एसिडिक होगा। क्यों? कहना यार इधर सुनो सुनो, हम बता, FeCl3 का रिएक्शन तुरंत पानी से करा, पानी से रिएक्शन जैसे कराओगे बनेगा FeOH का होल 3 और 3HCl, ये बन गया। मान लो रिएक्शन करा के देख लेना, तो ये बना क्या? बेस और एसिड। एसिड कैसा? स्ट्रॉन्ग। बेस कैसा? वीक। इसका मतलब यह जो साल्ट बना है ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से, यहाँ कौन हाइड्रोलाइज होगा? केटायन। बोलो भाई यस। कहना यार साल्ट को देख के ही पहचान लिया, वह स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना हुआ साल्ट, और वीक पोर्शन से जो पार्ट होता है साल्ट के अंदर वो हाइड्रोलाइज। इसका मतलब यहाँ पर ये जो साल्ट में Fe जो है ना, ये हाइड्रोलाइज है, केटायन हाइड्रोलाइज हो, और केटायन हाइड्रोलाइज तो साल्ट सोल्यूशन एसिडिक। याद रट लेना, रट क्या लो, समझ के रख लो तो याद आ जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन का जवाब देखना, ये तो ऐसे ही थ्योरेटिकल टाइप के सवाल है, लेकिन आजकल ऐसे सवाल आते हैं।
ठीक है, चलो ये सब हो जाएगा, ये सब लगा लेना क्वेश्चन जाके देख। ये क्वेश्चन ये देख लो, घर पे लगाना, यहाँ नहीं लगाना। तेरा व्हाट इज द परसेंटेज, बुकलेट मिलेगा उसमें देख लेना, अभी परेशान ना हो। परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ NaCN, या चलो लगा के देख, लगा पाओगे? सुनो सुनो पहले परसेंटेज हाइड्रोलिसिस पूछा, माने डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। NaCN किससे बना? NaOH और HCN, कौन? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग अकरा के इसमें इसका नॉर्मलिटी दे। अच्छा, जितनी नॉर्मलिटी वही मोलरिटी, नॉर्मलिटी मोलरिटी सेम होगी क्या इसकी? यस, क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 है। ठीक, अच्छा इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, ठीक, के दिया, एसिड का के भी दे रखा और हमसे KW भी दिया, और क्या पूछा है? KH, क्या H, KH नहीं H। परसेंटेज हाइड्रोलिसिस पूछा है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वही पूछा है। तो बताओ H बराबर क्या लिखते हैं? √KW अपान KA इंटू C। KW क्वेश्चन में दिया, यहाँ रख देना। KA दिया हुआ है, इस एसिड का K दिया है भाई, वो यहाँ रख देना, और C माने करना तो नॉर्मलिटी दिया। मोलरिटी कोई हम C बोलते हैं तो करना नॉर्मलिटी जितनी वही मोलरिटी, बस यहाँ से C रख देना, यहाँ से H लग जाएगा। सवाल लगा के ट्राई करना है, घर पे लगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे दिए गए हैं। एक सवाल जरा ये लगा के दिखाओ, ये लगा के जरा क्वेश्चन नंबर 11 जरा पढ़ो। If the Kb value for the hydrolysis रिएक्शन दिया, B प्लस वाटर से रिएक्शन करके BOH प्लस H प्लस बना। बात नहीं करो, लगाओ, बैठो नहीं, पेन चलाओ। करा है कि Kb दिया है इसमें 1 × 10⁻⁶। करा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट साल्ट का क्या होगा ये बताना। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मतलब KH की वैल्यू पूछा, यार KH पूछा। अच्छा सवाल देख के पता चला यहाँ हाइड्रोलाइज कौन हो रहा है? केटायन, बोलो ना। अच्छा जब केटायन हाइड्रोलाइज होता है तो KH निकालने का क्या फार्मूला होता है? KW अपान KB, तो KW अपान KB कर देना, अभी आज ही बताया, बस यहीं से KH निकालना था, आ जाएगा KH बराबर। अब KW सवाल में दिया है नहीं, ना वो तो मालूम 1 × 10⁻⁻40 अपान KB दे रखा 1 × 10⁻⁻6, यहाँ से KH निकल 1 × 10⁻⁻6 KH निकल। तो ऐसे सवाल देखना है, प्रैक्टिस करना है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हैं, टोटल 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेंगे, और वो 15 क्वेश्चन में आपका लगभग चीजें क्लियर हो जाएंगी। देख लगा के चेक कर, ठीक है। जो नहीं आएगा हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल चलो ये लास्ट वाला जरा लगा लो जल्दी से, इसका आंसर बता। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बता। क्वेश्चन है बेटा, pH ऑफ 0.005 मोलर कैल्शियम एसीटेट जिसमें pK दिया हुआ है। लगा लेना, चलो घर पे लगा, छोड़ो हटो, जान। कौन सा आंसर? डी क्यों? बोलो डी क्यों? नहीं, डी तो दिया है, चलो ठीक है, लेकिन निकालने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी छोड़ो, अब लगाना नेक्स्ट टाइम पे बात करूंगा। आइए हम लोग डिस्कशन आगे करते हैं, छोड़ो आप घर पे लगा, क्वेश्चन सब लग जाएंगे। कुल मिला के सारे पहले फार्मूला जाके पढ़ो अच्छे, फिर नेक्स्ट टाइम पे सवाल सब लगवाओ। चलिए एक हेडिंग आप डाल दो, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब एक नए आर्टिकल पे बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अरे मत टेंशन लो, हम लगवाएंगे, आप परेशान क्यों हो रहे? उसमें दिमाग लग रहा होगा ना कि यार वीक एसिड है, वीक बेस है, एसिड का तो के दिया, बेस का तो के भी दिया ही नहीं, क्या करें? तो सब कराऊंगा, परेशान। हेडिंग क्या डालो भाई? साल्ट सॉरी सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हेडिंग डालो। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉल्युबिलिटी एंड, बहुत सवाल पूछे जाए। तो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है ये जरा नोट, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में यदि बात करूं
तो सीधा सीधा एक डिस्कशन हमें यहाँ पे करना था कि सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ने से पहले तो हम ये पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। एक हेडिंग डाल दो, लिख लो टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जल्दी से हेडिंग डाल दो, टाइप ऑफ सॉल्यूशन लिख। तीन तरीके का सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, लिख लो। टाइप ऑफ सॉल्यूशन आगे 3 टाइप कर देना, 3 टाइप। पहला लिखते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा लिख देना इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा लिख देना बेटा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिख लो। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, 3 प्रकार के सॉल्यूशन का अध्ययन करना है, जिसमें 1 बाय 1 हेडिंग डाल देना। पहला हेडिंग डाल दो, जैसे पहला इसी को लिखो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, जरा फास्ट स्पीड बढ़ा के जल्दी लिखो। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हेडिंग डाल, क्या होता है तो एक लाइन मेंशन करो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में, लिखो व्हेन, लिख लो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। When in a given solution, लिखो when in a given solution, when in a given solution more salt can be dissolved, more salt can be dissolved, more salt can be dissolved in a given volume, in a given volume and at a given temperature, and at a given temperature, and at a given temperature is known as unsaturated solution, is known as unsaturated solution। मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें हम और साल्ट डिजॉल्व कर सकें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, कना मोर साल्ट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम फिक्स कर दिया, टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, करा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम मोर साल्ट कैन बी डिजॉल्व, जिसमें और साल्ट घुल सकता है, कहना वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्या? अनसैचुरेटेड। लिख लो नीचे मैथमेटिकली, मैथमेटिकली एक लाइन लिखना, मैथमेटिकली। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, यदि सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है तो फिर ऐसे सॉल्यूशन में साल्ट का केएसपी उस साल्ट के आईपी से ज्यादा होता है। मैथमेटिकली आगे डिस्कस करूंगा, तो लिखना मैथमेटिकली केएसपी ग्रेटर देन आईपी। केएसपी मतलब समझ रहे हो, solubility product of salt will be greater than ionic product of salt। लिख लो इसको, मैथमेटिकली इट इज फाउंड दैट, या मैथमेटिकली आगे सीधा सीधा लिख लो कि solubility product of salt, लिखो solubility, solubility product of, solubility product of salt greater than ionic product of salt। और आगे चाहो तो दैट इज करके लिख लो, देयर इज नो पीपीटी टेक्स प्लेस, देयर इज नो पीपीटी टेक्स प्लेस, यहाँ कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, क्योंकि साल्ट जाके डिजॉल्व हो जाए तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, साल्ट प्रेसिपिटेट नहीं होगा। यहाँ लिख देना दैट इज नो पीपीटी टेक्स प्लेस, नो पीपीटी टेक्स प्लेस, नो पीपीटी टेक्स प्लेस, यहाँ पर कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं पाया जाएगा या नहीं होगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात। तो दूसरा लाइन लिख लेना, ये तो पहला हो गया। तीनों के पहचान अभी दिमाग बैठा लो कि अनसैचुरेटेड कौन होगा, सैचुरेटेड कौन होगा और सुपर से। तो दूसरा लाइन लिख लो बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलो, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में लिखना a solution is said to be saturated, देखो a solution is said to be saturated, a solution is said to be saturated when no more salt can be dissolved, when no more salt can be dissolved
at given temperature when no more salt can be dissolved at a given temperature and a given volume. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और साल्ट डिजॉल्व ना हो, उसी फिक्स टेम्परेचर प्रेशर सॉरी टेम्परेचर वॉल्यूम क्या करो फिक्स, और उसमें और साल्ट अब घुल नहीं पा रहा, जिसका मतलब सॉल्यूशन क्या है सैचुरेट। मैथमेटिकली नीचे से लिख लो, मैथमेटिकली यदि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो कहना कि ऐसे सॉल्यूशन में साल्ट की केएसपी और आईपी बराबर हो, तो लिख लो मैथमेटिकली solubility product of salt will be equals to ionic product of salt कहना जो साल्ट की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है केएसपी और उस साल्ट के आयनिक प्रोडक्ट ये दोनों बराबर होंगे। दैट इज ऐसे लिख देना बेटा कि केएसपी इज इक्वल्स टू आईपी या आईपी इज इक्वल्स टू केएसपी, दोनों लिखो, दोनों बराबर हैं एक दूसरे। आयनिक प्रोडक्ट बराबर क्या होगा केएसपी, साल्ट का आईपी और साल्ट का केएसपी ये बराबर है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है सैचुरेट। लास्ट और तीसरा एक जल्दी से नोट कर लो, इंपॉर्टेंट बात है क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो लिख लो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में लिखो। अ सॉल्यूशन इन विच लिखो, अ सॉल्यूशन इन विच मोर साल्ट कैन बी डिजॉल्व, अ सॉल्यूशन इन विच मोर साल्ट कैन बी डिजॉल्व in compared to saturated solution, in compared to saturated solution by increasing temperature, by increasing temperature, by increasing temperature। अच्छा सुनो, जैसे एक कोई सॉल्यूशन है, मैंने कहा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसका टेम्परेचर और वॉल्यूम फिक्स कर दो और उसमें और साल्ट डिजॉल्व ना हो, कहना वो सैचुरेटेड है। लेकिन उसी में यदि टेम्परेचर बढ़ा दो तो फिर और साल्ट क्या होगा डिजॉल्व, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और भी साल्ट क्या हो जाए डिजॉल्व, तब जो सॉल्यूशन बनेगा वो सुपर सैचुरेटेड होगा। क्या सुपर, और ये सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है तो मैथमेटिकली आप देखेंगे कि साल्ट का आयनिक प्रोडक्ट साल्ट के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होगा। तो मैथमेटिकली लिख लो मैथमेटिकली इट इज फाउंड दैट कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ साल्ट will be greater than solubility product of salt, जो साल्ट का आयनिक प्रोडक्ट होता है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होता है। और एक लाइन और लिखना, दैट इज पीपीटी टेक्स प्लेस, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता है। कभी कभी सवाल पूछा कौन से सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन होगा कहाँ नहीं होगा, कहना यदि सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है तो वहां पे प्रेसिपिटेशन होता है, वहां साल्ट प्रेसिपिटेट हो जाता है। लिख लेना कि दैट इज पीपीटी विल अकर या पीपीटी विल टेक्स प्लेस। अच्छा इसके बीच में जो लिख लेना, उसके बीच में नहीं लिखवाया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी लिख लेना कि नो पीपीटी टेक्स प्लेस। सॉल्यूशन यदि अनसैचुरेटेड है तो भी और सैचुरेटेड है तो भी वहां पे प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, और लेकिन यदि सॉल्यूशन क्या है सुपर सैचुरेटेड फिर वहां पे प्रेसिपिटेशन होगा, साल्ट वहां पे। अरे भाई क्यों होगा, समझ आ रहा है, ज्यादा साल्ट डिजॉल्व है सैचुरेटेड से भी ज्यादा। एक तो आप कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें साल्ट डिजॉल्व होता गया करना, वो तो अनसैचुरेटेड था, तो मोर साल्ट कैन बी डिजॉल्व। सैचुरेटेड में क्या होता, नो मोर साल्ट कैन बी डिजॉल्व। तीसरे में क्या बोला कि मोर साल्ट कैन बी डिजॉल्व ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर,
एक संतृप्त होने के बाद फिर पता लगा और साल्ट घोलना चाहते हैं, टेम्परेचर क्या करें, बढ़ाएं, तब फिर वह साल्ट सोल्यूशन जो होगा वो सुपर सैचुरेटेड, वहीं पे प्रेसिपिटेशन होगा। बाकी ऊपर जो दोनों बताया वहां कोई प्रेसिपिटेशन नहीं। तो चलो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपके सामने रख रहा हूँ। एक यहाँ पर बेटा एक केस आता है। केस क्या है, एक हेडिंग डाल दो, लिख लो डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड मोलैरिटी। लिख लो जरा जल्दी से, डिफरेंस बिटवीन solubility and molarity। मोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी में क्या डिफरेंस? मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्युबिलिटी को कैपिटल एस से, सी से नहीं, एस से। सॉल्युबिलिटी को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। लिख लेना, रिप्रेजेंटेशन भी साथ साथ लिख लेना कि डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, कहना लिखा क्यों तुमने? मैथमेटिकली कोई भी डिफरेंस नहीं। देखो मोलैरिटी एक जनरल टर्म है, इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हो, सुपर सैचुरेटेड हो, मोलैरिटी सबके लिए यूज होती है। लेकिन कहना यदि सोल्यूशन हमारा सैचुरेटेड है, क्या है, सैचुरेटेड, उन तीनों में से यदि सोल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड, कहना सैचुरेटेड सोल्यूशन की जो मोलैरिटी होती है उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, उसी को सॉल्युबिलिटी। लेकिन सॉल्युबिलिटी और मोलैरिटी में मैथमेटिकली कोई डिफरेंस नहीं। मोलैरिटी निकालने का फार्मूला पढ़ते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्युबिलिटी निकालने का भी फार्मूला यही होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तरह कोई डिफरेंस नहीं। मोलैरिटी भी इसी फार्मूले से निकलता है, सॉल्युबिलिटी भी इसी निकलता है। अच्छा मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और सॉल्युबिलिटी की यूनिट भी होती है मोल पर लीटर। बताओ क्या कोई डिफरेंस है? नहीं। मैथमेटिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड मोलैरिटी। डिफरेंस सिर्फ नाम का है कि कब हम, एक बार मैंने कहा कि मोलैरिटी एक जन, लिख लो लाइन चाहो तो लिख लो, डिफरेंस मैंने क्या हेडिंग डलवाया, डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड मोलैरिटी। लिख लो मोलैरिटी इज अ जनरल टर्म, लिख लो मोलैरिटी इज अ जनरल टर्म, इट कैन बी एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन। Molarity is a general term, it can be applicable for any type of solution, any type of solution that is saturated, comma unsaturated, comma supersaturated। मैंने बोला molarity is a general term, it can be applicable for any type of solution that is saturated, unsaturated या supersaturated। But आगे लिखना, but when solution is saturated, then molarity of solution is known as solubility. Then molarity of solution is known as solubility. Then molarity of solution is known as solubility। ब्रैकेट में एक लाइन लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैथमेटिकली देयर इज नो डिफरेंस, ब्रैकेट में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मैथमेटिकली, यदि हम मैथमेटिकली बात करें, कहना मैथमेटिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी। मैथमेटिकली यहाँ कोई डिफरेंस नहीं। बस हम एक बात बोलते हैं कि यदि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी को ही हम सॉल्युबिलिटी कह देते हैं। कहना ना कहें तो अरे ना कहो, कोई दिक्कत नहीं। मालूम मन में आए कि हम नहीं कहना चाहते तो मत कहो, कोई बुराई नहीं, कह लो तो अच्छी बात, ना कहो तो भी कोई खराबी नहीं है कि नहीं अरे आपने कहा नहीं अब हम कैसे, ऐसा कुछ नहीं। सॉल्युबिलिटी और मोलैरिटी दोनों मैथमेटिकली क्या है, सेम। ठीक है। मोलैरिटी निकालने का फार्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्युबिलिटी भी निकालने का फार्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
माने मोल एब्सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन में कितना मोल सोल्यूट है, वही मोलरिटी है, वही सॉल्युबिलिटी। ठीक, तो समझ आ गया ना क्या डिफरेंस है? कहना कोई डिफरेंस नहीं मैथमेटिकल, बट एक नाम का फर्क है। यदि सोल्यूशन जब सैचुरेटेड होता है तो उस सैचुरेटेड सोल्यूशन की मोलरिटी को ही सॉल्युबिलिटी। बस एक हेडिंग और डाल दो, लिख लो डिफरेंस बिटवीन, एक छोटा सा डिफरेंस लिख लो भाई, डिफरेंस, एक नया हेडिंग डाल दो, डिफरेंस बिटवीन आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट and solubility product, difference between ionic product and solubility product, ionic product और solubility product में क्या डिफरेंस? यहां भी एक लाइन लिख लेना कि मैथमेटिकली देयर इज नो डिफरेंस, लिख लो लिख लो लिख लो, मैथमेटिकली आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं, तो लिख लो मैथमेटिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन KSP एंड IP। KSP माने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, IP माने आयनिक प्रोडक्ट। देयर इज नो डिफरेंस, मैथमेटिकली क्या बोला था? मैथमेटिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन KSP एंड IP, ये दोनों दिमाग में रखो। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो द प्रोडक्ट ऑफ केटायन, लिखो पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन लिख लो, द प्रोडक्ट ऑफ केटायन एंड एनायन in any type of solution, the product of cation and anion in any type of solution, the product of cation and anion in any type of solution is known as ionic product, is known as ionic product, is known as ionic product, but solution is saturated, but solution is saturated, then ionic product is known as solubility product, then ionic product is known as solubility product, उसी आयनिक प्रोडक्ट को हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। ये बात को ध्यान से समझ लेना, फील कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं अभी जो डिस्कशन मैंने किया। चलिए डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं और एक छोटी सी बात करूं, जरा सुनना बेटा। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने कहा कि चलो भाई एक साल्ट है हमारे पास AB, एक बात बोला कि मैंने कहा चलो भाई कोई साल्ट है, बात नहीं करो भाई, कोई साल्ट है, मैंने कहा AB, ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो AB कोई साल्ट, और यह मान हमने पानी में डाल दिया, जनरली यहाँ सॉल्वेंट वाटर ही लेते हैं, पानी में डालते हैं तो थोड़ा सा पार्ट इसका आयोनाइज हो, थोड़ा सा पार्ट क्या हुआ? आयोनाइज। AB था और उसमें थोड़ा पार्ट आयोनाइज होके बन गया A+ और B-, इसमें थोड़ा बचा रह गया, थोड़ा आयोनाइज, तो आयन इसमें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया, क्या? इक्विलिब्रियम। अच्छा सुनो, जब ये टूटा साल्ट तो इसका हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पर KD मतलब समझ रहे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ साल्ट, एक्चुअल में यहाँ साल्ट डिसोसिएट हो रहा है, तो KD का एक्सप्रेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ केटायन, कंसंट्रेशन ऑफ केटायन into concentration of anion upon concentration of undissociated salt, और यह साल्ट एक्चुअल में क्या होगा? सॉलिड, और इसको जब डिजॉल्व करोगे तो ये आयन जो होंगे एक्वस में होंगे, एक्वस के अंदर क्या होंगे? आयन, और यह सॉलिड फॉर्म में होगा। अच्छा बहुत पहले डिस्कशन हुआ था कि किसी भी सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, यूनिटी होता है, कितना? यूनिटी 1। तो सुनो, तो हम ऐसे भी लिख देते। अच्छा ये एक KD क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अरे जब यह इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KD लिख दिया, K लिख देते तो भी सही है, लेकिन साल्ट का डिसोसिएशन हो रहा था, KD लिख दिया, ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है, कारण ये भी कांस्टेंट है और सॉलिड का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो, ये दोनों को इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, ये लिख सकते हैं KD इंटू concentration of AB, this is a constant, this is a constant, और दोनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट भी एक नया कांस्टेंट है, सुनो, और ये बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, सॉरी AB नहीं, केटायन एंड एनायन। और अभी एक लाइन लिखवाया,
कि केटायन और एनायन का जो प्रोडक्ट होता है इसी को हम आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। क्या? आयनिक प्रोडक्ट। बताओ इनके कंसंट्रेशन का लिखवाया था कि द प्रोडक्ट ऑफ केटायन एंड एनायन इन एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन is known as ionic product, but solution is saturated, then ionic product is known as solubility product। इसका मतलब एक बात श्योर हो गई कि ये जो साल्ट टूटा था तो केटायन और एनायन के कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई यही होता है क्या? आयनिक प्रोडक्ट। अच्छा सुनिए, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इस कांस्टेंट की जगह एक नया कांस्टेंट रखते हैं क्या? आईपी। आईपी को क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट। और अच्छा यदि यही सोल्यूशन सैचुरेटेड होता तो इसी आईपी को क्या बोलते हैं? केएसपी। कहना इसका मतलब एक बात श्योर हो गई कि आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यदि बराबर है इसका मतलब साल्ट सॉल्यूशन कैसा? सैचुरेटेड होता तो यदि ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता तो फिर हम इसको क्या केएसपी बोलते हैं कि आईपी? आईपी। तो बस ये देखो कि केटायन एनायन का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट वही जो है एक कांस्टेंट टू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट रख दिया क्या? आईपी। और आईपी ही केएसपी होता है। आईपी ही केएसपी। क्या सारे केएसपी आईपी होते हैं? सारे केएसपी आईपी होते हैं। कहना केएसपी आईपी होता बट सारे आईपी केएसपी नहीं होते। बात समझ आ रहा हो? अरे सोल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है तो केटायन एनायन के प्रोडक्ट को फिर आईपी कहोगे, लेकिन यदि सैचुरेटेड है तो उसी आईपी को केएसपी थे। तो केएसपी भी आईपी, लेकिन सारे आईपी केएसपी नहीं। ये मैं कहना सब समझ में आ जाए। तो कहना यार इनके जगह एक नया लिख सकता हूँ और यदि सोल्यूशन सैचुरेटेड होगा तो यहाँ लिख सकते हो केएसपी भी लिख सकते हो। क्या? केएसपी। इसका मतलब केएसपी बराबर हम लिखे कंसंट्रेशन ऑफ केटायन और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। इसका मतलब आईपी और केएसपी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सेम होता है कि अलग अलग होता है? ये भी लिख लो नोट करें कि एक्सप्रेशन ऑफ आईपी, नोट करके लाइन लिखना है। एक्सप्रेशन की जब बात करूं तो लिख लो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर केएसपी एज वेल एज आईपी। देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर केएसपी एज वेल एज आईपी will be equals to same, will be equals to same। ठीक है, तो आइए जरा सा रिलेशन में लिख के कुछ दिखाता हूं। एक हेडिंग डाल दो मैथमेटिकल रिलेशन, लिख लो मैथमेटिकल रिलेशन। एक हेडिंग डाल दो मैथमेटिकल रिलेशन फॉर आईपी or KSP for binary salt, for binary salt। बाइनरी साल्ट का मतलब समझते हैं? ऐसा साल्ट जो टूट के एक टाइप का केटायन और एक टाइप का एनायन बना। एक केटायन एक एनायन ना बनाए, उस साल्ट के अंदर एक प्रकार का केटायन हो, अब चाहे जितने हो 10-15 केटायन हो सकते, और उसके अंदर एनायन भी एक टाइप का 2-4-6 एनायन हो, टाइप 2-4-6 एनायन होते। एनायन है केटायन की संख्या की बात नहीं करता, टाइप की बात। कैसा साल्ट जो टूटने के बाद एक टाइप का केटायन और एक टाइप का एनायन बनाए, वो बाइनरी साल्ट होता है। क्या? बाइनरी साल्ट। जैसे चलो एक मिनट समझ में आ जाए, जैसे मैंने कहा Al2SO4 का होल 3 तोड़ दें, ये बना 2Al+3। बताओ ये साल्ट क्या है? बाइनरी साल्ट कि टर्नरी है कि क्वाटर्नरी है? तो नहीं बाइनरी, क्योंकि यह साल्ट टूट के एक ही टाइप का केटायन बना रहा है एल्युमिनियम है, और एक ही टाइप का एनायन बना रहा है सल्फेट। हाँ वो 3 प्रकार का बना देता है, इसे मान लो उसमें 2 प्रकार का केटायन 3 प्रकार का एनायन ऐसा बन रहा है, तो फिर वो साल्ट फिर बाइनरी नहीं। अभी हम सारा अध्ययन बाइनरी साल्ट पे ही करने चल रहे हैं, ध्यान से सुनो। Salt which produce one type of cation and one type of anion, that is known as binary salt। लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लेना। तो क्या हेडिंग डलवाया?
mathematical relation for ionic product or ORR, KSP for binary salt. That is जैसे लिख लो आप, जैसे मान लो AXBY कोई साल्ट लिख लो, AXBY ये कोई साल्ट, AX और BY। अच्छा सुनो बेटा, इसको यदि तोड़े, गौर से देखना, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो कहना AXBY को यदि हम ब्रेक करेंगे तो ये टूट के बनेगा XA प्लस Y प्लस YB माइनस X। क्रिस क्रॉस मेथड से तोड़। सुनो मैं बता, यहाँ जो संख्या लिख XY, यहाँ कोई संख्या होगा 2 3 4 कुछ हो सकता है, यहाँ जो संख्या है इसका चार्ज, और यहाँ जो संख्या हो इसका चार्ज, पहले केटायन होता बाद में एनायन। बोलो तो एक ही संख्या कितनी X, तो देखो लिखा XA, इस पर चार्ज कितना, यहाँ से चार्ज है प्लस Y। अच्छा सुनो, B की संख्या कितनी Y भी लिख, और इस B पर चार्ज कितना होगा, यहां से आएगा माइनस, पहले केटायन बाद में एनायन, ये तो। अच्छा चलो सर, इस रिएक्शन में हमें आईपी एक्सप्रेशन लिखना, आईपी का एक्सप्रेशन, तो क्या लिखेंगे, आईपी मतलब समझ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ केटायन टू द कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। सिर्फ केटायन और एनायन के कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वही आईपी होता है। आईपी कहां से आया था, थोड़ा बहुत याद आ रहा है? एक्चुअल में मैं इसको ऐसे लिखा था, ध्यान से सुनो तो याद आ जाए। इसको एक्चुअल में लिखा था केडी, ये साल्ट है डिसोसिएट हो रहा, तो मैंने लिखा था कंसंट्रेशन ऑफ केटायन के पावर क्या लिख देना, X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन के पावर Y, और अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या AXBY। और एक कंसंट्रेशन क्या होता था, कांस्टेंट, अरे बोलो होता था, सॉलिड था कंसंट्रेशन कांस्टेंट, और ये भी क्या था कांस्टेंट, और कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, और इसी के जगह एक नया कांस्टेंट क्या रख देते थे, आईपी बोलते थे, क्या आईपी। और यदि सोल्यूशन सैचुरेटेड होगा तो यही आईपी ही केएसपी। तो जब आईपी ही केएसपी होता है तो क्या यहाँ कोई चेंज होगा क्या, नहीं, तो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन एक ही जैसे लिखा है। तो वही है बात, आज की बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, जो यदि आपको समझ में आ जाए तो आगे के चैप्टर में जो भी अभी पढ़ेंगे सॉल्वेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। और हर साल हम हर जगह से तो नहीं कह सकते, लेकिन इससे तो क्वेश्चन हर साल आपको मिले, एक आध साल छोड़ दिया तो अलग है, नहीं तो हर साल पूछेगा। तो देखो लो, वही पे मैंने लिखा था, अभी वही लिख रहा हूँ फिर से, चाहे उदाहरण लिख लो, AXBY ये टूटा और ये बन गया मान लो XA प्लस Y प्लस YB माइनस X, ऐसे लिखो। अब जरा से इसका आईपी का एक्सप्रेशन लिखो, उसका आईपी बराबर लिखेंगे कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ केटायन एंड एनायन। सुनो, तो केटायन है यहाँ पर X प्लस Y, इसका कंसंट्रेशन क्या, इसको पावर में ले जाए, यस, कोएफिशिएंट कहाँ जाएगा, पावर, और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन के पावर क्या Y। ये इस बाइनरी साल्ट में आईपी का एक्सप्रेशन लिख, तो आईपी का एक्सप्रेशन लिख लिया, तो केएसपी का भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यही है। अब कई टाइप के साल्ट आएंगे, 1:1 टाइप का, 1:1 टाइप का, 2:1 टाइप का, कई टाइप के साल्ट आपको मिले। 1:1 टाइप का साल्ट का मतलब ऐसा साल्ट जो टूट के एक केटायन और एक एनायन, अब टाइप नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, दोनों बात में पहले डिफरेंस समझ। अभी पीछे बोला था कि ऐसा बाइनरी साल्ट बोला, तो बाइनरी साल्ट मतलब साल्ट विच प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ केटायन एंड वन टाइप ऑफ एनायन, वो बाइनरी साल्ट का डेफिनेशन। अब मैं बोलने जा रहा हूं टाइप ऑफ साल्ट बताऊंगा कि 1:1 टाइप साल्ट, 1:2 टाइप साल्ट, ऐसे लिखूंगा। तो एक हेडिंग छोटा सा डाल दो, पहले लिख लो टाइप ऑफ साल्ट, टाइप ऑफ साल्ट लिख लीजिए, हेडिंग डालिए टाइप ऑफ साल्ट, टाइप ऑफ साल्ट। इसके ना दिख रहा तो हटा दो, इसको हटा दो, हटा दो इसको, तो बोर्ड ले लेता हूं। टाइप ऑफ साल्ट, टाइप ऑफ साल्ट, ये ज्यादा सही है कि बोर्ड पे आ जाओ, पढ़ लो थोड़ा सा।
टाइप ऑफ साल्ट लिख लो बेटा। जैसे कई प्रकार के साल्ट आएंगे, हम सभी का एक्सप्रेशन लिख के एक एक उदाहरण देते जा रहे हैं। पहला आ जाए, जैसे मान लो लिख लो 1:1 टाइप साल्ट, कहना ऐसा साल्ट, ये सब बाइनरी साल्ट है। क्या है? बाइनरी साल्ट। जितनी बात करूंगा सब बाइनरी साल्ट के लिए बोलो। जैसे 1:1 टाइप साल्ट लाइक मान लो आ जाए AgCl, AgCl है, AgBr है, KI है, NaCl है, ये सब साल्ट है। ये सब 1:1 टाइप के साल्ट है। इसका मतलब जो टूट के एक केटायन और एक एनायन बने। एक टाइप का तो बनेगा, एक टाइप का केटायन एक टाइप का एनायन तो हर जगह बने, लेकिन यहाँ एक केटायन और एक एनायन। सुनो तो देख लो जरा, समझो जरा। जैसे इसी को ले लो, AgCl तोड़ के देख लो। AgCl को ब्रेक करके दिखा रहा हूँ, जरा सा सुनना। जरा सा AgCl को जरा ब्रेक करें, तो AgCl टूटेगा तो ये बना देगा क्या? Ag प्लस Cl माइनस। क्या इसके Ip का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? यस, कंसंट्रेशन ऑफ केटायन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन का प्रोडक्ट कर देना IPL। अच्छा कहें यार इसी साल्ट का KSP का एक्सप्रेशन लिखो, यही हो, इसीलिए मैंने एक ही जगह लिख दिया। IP और KSP का एक्सप्रेशन मैथमेटिकली एक ही जैसे लिखा जाए। अब आइए जरा सा, हमने कहा कि दूसरा लिख लो जल्दी से, कि जैसे 1:2 टाइप साल्ट, 1:2 टाइप का साल्ट कोई आ जाए, जैसे लिख दो HgCl2, HgCl2 ये साल्ट, SnS2 लिख दो, जैसे Hg2Cl2 लिख लो। ये सब 1:2 टाइप के साल्ट। जैसे लिख दो या और भी लिख सकते हो उदाहरण में, जैसे आपको कई उदाहरण दिख जाएंगे, लेकिन एक ही दो उदाहरण में आइडिया लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। HgCl2 है, SnS2 है, Hg2Cl2 है, ये सब 1:2 टाइप के साल्ट। मतलब ऐसा साल्ट जो टूट के एक केटायन बनाए और दो एनायन, दो एनायन की दो टाइप का एनायन, दो एनायन। अच्छा ये भी सब साल्ट कैसे हैं? बाइनरी साल्ट। सब क्या है? बाइनरी। कोई तोड़ के देख लो। चलो भाई HgCl2 को ब्रेक करो, ये बनेगा Hg+2 Cl-। पहले ध्यान से सोच के बताओ, यह साल्ट कैसा साल्ट है? नॉर्मल साल्ट है, सॉरी बाइनरी साल्ट है कि टर्नरी? बोलो भाई, ये बाइनरी साल्ट है। कैसा साल्ट है? बाइनरी। अब इसका एक्सप्रेशन जरा सा लिख लो। IP का एक्सप्रेशन क्या होगा? कहना ये हो जाएगा Hg+2 कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस कंसंट्रेशन पावर। जो IP का एक्सप्रेशन होगा वही KSP का। ऐसे दो तीन उदाहरण लिख के देखो, इसको तोड़ के जरूर देखना है। दोनों को, ये तोड़ने में ही बड़ी दिक्कत आती है। SnS2 इसको भी लिख लो, SnS2 इसको जब ब्रेक करते हैं तो ये बनता है, ये बन जाएगा Sn+4+2s-2 ऐसा सल्फाइड आयन। तो जरा SnS2 को तोड़ो भाई, तो इसका जरा IP का एक्सप्रेशन लिखो। क्या लिखो? केटायन का कंसंट्रेशन इनटू एनायन का कंसंट्रेशन केवल लिखे, दो को पावर में ले, ऐसे। जो IP का एक्सप्रेशन है यही KSP का है। मेरा हेडिंग पड़ा था कि किसी दिए गए साल्ट का IP और KSP का मैथमेटिकल रिलेशन कैसे हम लिखते हैं वो बता रहा। ठीक है, लिख लो। ऐसे एक साल्ट और जरा सा देखो, ये तो एक तोड़ा ये वाला, एक ये वाला साल्ट कई बार जिक्र होता है, Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड का। Hg2Cl2 कैसे ब्रेक होता है देख लो भाई। Hg2Cl2 जब ब्रेक होता है ये बनाता है Hg2+2+2Cl-। अच्छा बताओ ये किस टाइप का साल्ट है? 1:2। 1:2 ये टूट के देखो एक केटायन बना रहा है और दो एनायन। ये पहले बताओ बाइनरी साल्ट है कि नहीं है? लेकिन ये 1:2 टाइप का साल्ट है कि टूट के एक केटायन और दो एनायन। इसका भी IP का एक्सप्रेशन लिख लो भाई। IP बराबर होगा मर्क्यूरस आयन का कंसंट्रेशन केटायन है इनटू क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन के पावर। इस टाइप से एक साल्ट है। ये सब बाइनरी साल्ट का ही टाइप बता रहा हूँ। 1:1 टाइप, 1:2 टाइप, 2:1 टाइप आ जाए। तीसरा जल्दी से नोट कर लो, 2:1 टाइप। टाइप एक एक उदाहरण दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दूंगा। 2:1 टाइप का साल्ट आ जाए, कहना ये कैसा आएगा? ये तो हमें आइडिया नहीं लग पा रहा, पता चल रहा है कैसे? जैसे आ जाए क्या? बोलो 2:1 टाइप का कोई साल्ट की बात करो। Ag2
CrO4, हाँ ये भी लिख सकते हो, Ag2CrO4, सिल्वर क्रोमेट है Ag2CrO4, ऐसे कई आएंगे, लेकिन हम इसी को लिख दे रहे हैं। ये टूटेगा, जरा सा तोड़ के देखो, ये सब बाइंडिंग साल्ट है। Ag2CrO4 टूटेगा तो क्या बनाएगा भाई, देख लो जल्दी से, ये बना देगा आपका टूटने के बाद 2Ag प्लस CrO4 -2। कना यार ऐसा साल्ट है जो टूट के देखो 2 केटायन और 1 एनायन बना रहा है। अरे कना यार तब तो टर्नरी हो गया ना, बाइनरी है, बस केटायन एक प्रकार का बन रहा है, एक प्रकार का। अब जो केटायन बन रहा है उसका 2 मोल बन रहा है और एनायन का 1 मोल, बस। ये भी हमारा बाइनरी साल्ट है, लेकिन ये 2:1 टाइप का साल्ट है। आईपी का एक्सप्रेशन लिखो, करना मैथमेटिकली आईपी का जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं वही केएसपी का भी हो। लिख लो जल्दी से भाई, ये है कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन के पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन। ऐसे ही चौथे नंबर पे हम आगे बढ़ा रहे हैं, जरा से लिख देना 2:3 टाइप साल्ट। बाइनरी साल्ट की बात कर रहा हूँ, 2:3 टाइप का साल्ट हमारा है। तो ये कैसा हो सकता है करना, जैसे इधर लिखो भाई, उदाहरण ले लो, जैसे Al2SO4 का होल 3, एक ही लिया, कई ले सकते हो। उदाहरण देखो भाई, जल्दी से तोड़ के देखो, Al2SO, एक उदाहरण लिख लो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये टूट के देखो 2 मोल एल्युमिनियम आयन बना रहा है और 3 मोल सल्फेट आयन बना रहा है। तो ये भी बाइनरी साल्ट है। इसका आईपी का एक्सप्रेशन लिखना हो तो सीधा लिख देना कि Al+3 केटायन का कंसंट्रेशन पावर में कॉफिशिएंट इंटू एनायन का कंसंट्रेशन पावर में उसके कॉफिशिएंट, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता। उसके बाद चौथे के बाद 5वें नंबर पे लिख लेना एक 3, इसी को उलट दिया, 3:2 टाइप का कोई साल्ट है। 3:2 टाइप का, अरे बहुत टाइप के बन सकते हैं, देखते हैं। जैसे उदाहरण में मैंने लिख दिया CA3PO4 का ट्वाइस कैल्शियम फास्फेट। तोड़ के देखो भाई इसको जल्दी से, थोड़ी तो बनेगा CA3PO। कोई भी, कुल मिला के मैं सिर्फ ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि कोई भी साल्ट यदि हम दें तो साल्ट को ब्रेक करके उसके आईपी का एक्सप्रेशन लिख लें, और मैथमेटिकली जो आईपी का एक्सप्रेशन होगा केएसपी का भी वही हो। बस यही बताना चाहता, इसके माध्यम से सिर्फ इतनी ही बात हम डिस्कस कर पा रहे हैं कि किसी साल्ट को हम ब्रेक करें और ब्रेक करके उसके आईपी या केएसपी का एक्सप्रेशन हम लिख लें, बस इतना ही, वही प्रैक्टिस करा। बाकी इसमें सवाल ये थोड़ी पूछेगा कि ये एक्सप्रेशन लिख, CA3CA+2 प्लस 2PO4 माइनस का, इसके हमें आईपी का एक्सप्रेशन लिखना है। द कंसंट्रेशन ऑफ केटायन के पावर कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन के पावर उसका कोफिशिएंट, बस ऐसे। और जो आईपी का एक्सप्रेशन है केएसपी का भी वही, बस ऐसे। चलिए ये इतनी सारी बातें लिख लेना, कई और भी साल्ट आ जाएंगे, देख लेना। 1:3 टाइप का भी आ जाता है, तो लिख लो, क्यों सब छोड़ रहे हैं, फिर तो सब लिख दिए थे, क्यों छोड़े, लिख लो 1:3 टाइप साल्ट, 1:3 टाइप साल्ट ये आ जाएंगे। जैसे AlCl3 है, हाँ ये लिखो, AlCl3 ब्रेक होगा, ये क्या बनाएगा भाई, Al+3+3Cl-, इसके भी हम आईपी का एक्सप्रेशन यदि लिखें, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ केटायन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन के पावर 3। आईपी का जो एक्सप्रेशन है मैथमेटिकली केएसपी का भी एक्सप्रेशन वही। तो इतनी देर में हम केवल 2 बात बता पाए, छोटी छोटी। पहली बात तो मोलरिटी सॉल्बिलिटी में रिलेशन क्या संबंध है, का नाम मैथमेटिकली कोई डिफरेंस नहीं, जो मोलरिटी वही सॉल्बिलिटी, सोल्यूशन सैचुरेटेड तो मोलरिटी ही सॉल्बिलिटी का। आईपी और केएसपी में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस, मैथमेटिकली कोई डिफरेंस नहीं है। आईपी एक जनरल टर्म है, कंसंट्रेशन ऑफ केटायन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन वही आईपी होता है, लेकिन सोल्यूशन सैचुरेटेड है तो आईपी को ही केएसपी, बस। तो किसी दिए गए साल्ट का आईपी या केएसपी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन एक ही जैसे लिखा जाता है। अब आइए जो महत्वपूर्ण बात करनी है उस पर आई, हेडिंग आप डालिए, रिलेशन बिटवीन, लिख लो एक रिलेशन डाल, हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो, रिलेशन बिटवीन solubility and solubility product, लिख लो, रिलेशन बिटवीन solubility and solubility product, रिलेशन बिटवीन solubility and solubility product,
हम किसी साल्ट की सॉल्युबिलिटी और उस साल्ट के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होगा, इस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट टर्म। ठीक, तो पहले बताओ 3 प्रकार का सॉल्यूशन बताया, दिमाग में रखना। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? जिसमें ज्यादा साल्ट डिजॉल्व हो सके। अच्छा, अनसैचुरेटेड में क्या ज्यादा, आईपी के केएसपी? कहना अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में साल्ट का केएसपी आईपी से हमेशा ज्यादा। सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो कहना सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो मैथमेटिकली आईपी और केएसपी बराबर, और सुपर सैचुरेटेड है तो कहना ऐसा सॉल्यूशन यदि सुपर सैचुरेटेड है, इट मींस साल्ट का आयनिक प्रोडक्ट हमेशा केएसपी से ज्यादा। ये सब निकलवा के दिखाऊंगा, मैथमेटिकली सवाल खूब आते हैं, नेक्स्ट टर्न पे बात करता हूँ। ठीक हो, सर गणतंत्र दिवस का गाना सुना दीजिए। चलो आ गया, चलो काट दी।